सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। आई एम डॉक्टर नीता गुप्ता। शक्ल से तो, चेहरे से तो सब पहचानते हैं, नाम शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आई एम डॉक्टर नीता गुप्ता एंड ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी आई वेलकम you all to this training session. As you know, this training session is related to prevention of sexual harassment of women at the workplace. Okay. Now, workplace जो होता है एक फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है। वो हमारा घर नहीं है, वो हमारा कोई पार्क नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है ना, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो वर्क प्लेस में हमें एक मर्यादा में रहना पड़ता है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व अ फ्यू रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट। ओके। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि हम उससे अगर हट जाते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। ओवर द ईयर्स अधिक से अधिक महिलाओं ने वर्क फोर्स में कदम रखा है, वर्क फोर्स को ज्वाइन किया है, और महिलाओं का पुरुषों के साथ मिलकर काम करना एक अच्छी बात भी है, और कभी कभी वहाँ पर परेशानियाँ भी पैदा हो जाती हैं। परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि कुछ समस्याएं, जैसे कोई हैरेसमेंट हो रहा है और वो सेक्सुअल नेचर का है, वो किसके पास जाएं, किससे कहें, कहाँ अपनी कंप्लेंट लेकर जाएं, कोई उनकी सुनवाई होगी या नहीं, ये सब बातें जो हैं, ये बहुत दिनों से इन चीज़ों पर मंथन चल रहा था। और फाइनली 2013 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसका शॉर्ट फॉर्म तो पॉश है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, बट अगर हम उसको लंबा करके पढ़ें तो वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब आपको अपनी कंप्लेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा समाधान भी मिल सकता है वहाँ पर। ठीक है। तो ये एक कानून बना 2013 में, और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। पूरे इंडिया जहाँ जहाँ ऑफिसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मैंडेटरी है, सबको इसको ऑब्जर्व करना ही पड़ता है, ये कानून है। अब कानून तो बन गया, लेकिन वो सब तक पहुँचाया कैसे जाए, सबको उसके बारे में बताया कैसे जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज़ बनाई गई जो कि मैंडेटरी हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का काम यही होता है कि एक तो वो इस कानून के लिए अवेयरनेस जनरेट करे लोगों में, जो कि आज हम करना चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर ऐसा कुछ होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कि महिला को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वो उस कंप्लेंट कमेटी के पास आकर अपनी बात कह सकती है और उसकी फिर जांच होती है। ओके। तो ये कंप्लेंट कमेटी जो है एक सेमी जुडिशियल कमेटी होती है, इसकी पावर्स कोर्ट जैसी होती है। ओके। हमारे कॉलेज में भी ये कंप्लेंट कमेटी बनी, लेकिन उससे पहले यूजीसी ने इस एक्ट को अपनाया और अपनी गाइडलाइंस जारी करी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। उसमें जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए इसमें प्रोविजंस करे गए, इन गाइडलाइंस को रखा गया, और ये हमें 2016 में हमारे पास आई। ओके। सो यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज़ बनी, जो कि हमारे कॉलेज में भी बनी। हमारे कॉलेज में जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में से मेंबर्स होते हैं, और स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। ठीक है। बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट का केस आता है तो उसमें स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स को भी रखा जाता है। हमारे कॉलेज में जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, उसका जो टर्म पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। 3 साल का होता है। उसमें मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होता है जो हेड करता है कमेटी को, एक्सटर्नल मेंबर हमारे लीगल एडवाइज़र होते हैं, और स्टूडेंट मेंबर्स होते हैं। आजकल करंटली जो कमेटी है उसमें प्रोफेसर सुमन कुमार वर्मा मेंबर हैं, निशा जी मेंबर हैं, प्रभा जी हैं जो साउथ में हैं, और उमेश जी हैं, हमारे टीचिंग में से डॉक्टर स्नेह चावला हैं, और हमारी लीगल एडवाइज़र हैं मिस नियति शर्मा, जो कि आज का सेशन कंडक्ट करेंगी। और हमारे 3 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें से 2 प्रेजेंट हैं आज। एक तो आप अंशु और हर्ष, है ना, और एक और है मुस्कान। ठीक है। और इनको भी हमने इलेक्शन से चूज़ किया था। हमने पूरा नोटिस वगैरह डालकर, सब बच्चों से एप्लीकेशंस मंगाकर उसमें से इनका सिलेक्शन हुआ था। सो ऐसा नहीं है कि हम आर्बिट्रेरीली कुछ कर रहे हैं, हम पूरे प्रोसेस से सब कुछ
करते हैं, ठीक है। सो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यहाँ पर जो काम कर रही है वो यही है कि अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसकी जांच करते हैं और फिर अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं जो कि प्रिंसिपल के पास जाती हैं और फिर प्रिंसिपल उस पर एक्शन लेते हैं। अब बहुत से आप में से सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया। पुरुषों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, हाँ, लेकिन ऐसा है कि किसी भी चीज़ की नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको नॉलेज है तो आप कभी किसी उसकी मदद कर सकते हो जिसको उस समय मदद की ज़रूरत है और उसे नहीं है नॉलेज इसके बारे में, आप हेल्प कर सकते हो। आप अपने सेक्शन में लोगों को गाइड कर सकते हो कि कैसे आपको बिहेव करना है, किस तरह से मर्यादा में रहना है, वो सब बातें भी होती हैं, ठीक है। सो इसके बारे में डिटेल में आपको मिस नियति जी बताएंगी। मिस नियति जो हैं वो हमारी लीगल एडवाइज़र हैं और शी इज़ एन एडवोकेट एट हाई कोर्ट, शी इज़ अ लॉयर और इनको इसके बारे में बहुत नॉलेज है, हमें इन्होंने बहुत गाइड किया है। सो अपनी प्रेजेंटेशन में ये आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगी जो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त उसमें बताया है। और जब सेशन ख़त्म होगा तो आपके पास अगर कुछ सवाल हुए तो हम उनको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मैं हमारे प्रिंसिपल जो हैं उनसे ज़रा कहूँगी कि 2 शब्द बोलें, उसके बाद हम नियति जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो नियति जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्कूल ऑफ वोकेशनल लर्निंग में। नीता जी ने बताया पहले भी आ चुके हैं आप यहाँ पर। मुझे लगता है आज के जो कार्यशाला स्थापित की जा रही है उससे आपको विधिवत बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलजुल के काम को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों के बारे में अगर कोई गलत हो रहा तो जैसा नीता जी ने बिल्कुल सही बताया, सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ नहीं कि अगर कोई पीड़ित है जो देख रहा है वो भी उसी श्रेणी में आता है। इसका मतलब आप सबको कार्यस्थल पर मिलजुल के काम करने की जरूरत है। जो मर्यादा की चीजें बनी हुई है उसी में करना है। तो बहुत बहुत दोबारा स्वागत करता हूँ नियति जी को। मुझे लगता है समय में व्यस्त करते हुए कि आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगी और लास्ट में जैसा कहा कि आप निश्चित रूप से जो भी प्रश्न आपके मन में हो उसका भी आप समाधान दें। धन्यवाद। Respected Principal Sir, ICC Chairman Ms. Neeta Ji, all the ICC members present here, and obviously some are present online also. Yes, people have joined online. और आप सभी स्टाफ मेंबर्स सब मुझसे सीनियर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं प्रोडक्ट हूँ और मेरी सारी एजुकेशन यहीं से रही है। तो आप सभी के बीच आज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक ऐसे विषय पर डिस्कस करने की, तब शायद मैं कॉलेज में थी तो मुझे नहीं पता था। तो इसके लिए भी आई एम वेरी एनलाइटेंड एंड ब्लेस्ड। वैसे तो नीता जी ने आपको इतना डिटेल और ब्रीफ में बता दिया है कि मैं ये सोच रही थी कि आधा कंटेंट तो इन्होंने मेरा ले लिया। ऐसा होता है, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, आप भी देखते होंगे। एक होते हैं स्टूडियस, एक होते हैं मिस्चीवियस। तो स्टूडियस बच्चे पूरी प्रिपरेशन करके जाते हैं और मिस्चीवियस उनकी प्रिपरेशन में से कंटेंट ले लेते हैं। तो आप स्टूडियस और मिस्चीवियस में आज डिफरेंस देखेंगे। बिफोर हेडिंग कि हम लीगल पर्सपेक्टिव समझें, कई सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे। जैसे मैम ने बोला कि मेल्स क्यों इसका पार्ट है, अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत पड़ी। पहली बात तो हम सब एक परिवार हैं तो ये बातें आनी ही नहीं चाहिए। मतलब मैं सबको ये कहती हूँ कि भगवान ना करे आपको मेरी कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन भगवान ने हमारा भी घर चलाना है तो हमारी ज़रूरत भी पड़ेगी समाज को। ये जो एक्ट आया, क्यों आया, कैसे आया, इसकी क्या कंप्लाइंसेस हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन समझना ये ज़रूरी है शुरू करने से पहले कि मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही इस सेक्शन की समझने की क्यों आवश्यकता है, और ना ही स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, अदर स्टाफ, सबको इसकी एट यूनिवर्सिटी लेवल की अगर हम बात करें जाए तो इसको समझना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ताकि हम फ्यूचर ऐसे केसेस इग्नोर कर सकें या वो पैदा ही ना हो या ऐसी सिचुएशन आए ही ना कि कोई फीमेल हम पर अप्रोच करे। उसके लिए हमारे मेल स्टाफ हैं उनको भी समझने की आवश्यकता
मैं शुरू करूंगी। इस साल की एक वुमेन्स इंटरनेशनल डे की थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी। तो इक्वालिटी तो हम सब ने सुना है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग होंगे यहाँ पर। इक्वालिटी तो हमें पता है, जिसकी वजह से आज जब हमारे संविधान में इक्वालिटी का प्रोविजन आया स्वतंत्रता के बाद, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो सबसे पहला अगर कोई सेक्शन था तो इक्वालिटी फॉर ऑल था, कि अगर कोई पुरुष काम करने जा रहा है तो महिला, बच्चे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, व्हाटएवर इट इज, आपको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये तो इक्वालिटी हो, और इक्वालिटी की वजह से आज ये है कि बीट अ मेल और अ फीमेल एक वैकेंसी निकलती है और दोनों मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स जो अप्लाई कर सकते हैं उसको वो अप्लाई करें। एप्लीकेशन हो गई, आपने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ली, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, वहाँ आती है इक्विटी। जैसे कि एक महिला और एक पुरुष शादी से पहले दोनों ने ज्वाइन किया। मैं शादी इसलिए थोड़ा सा घरेलू एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी बाद में एक लॉ आया। दोनों ने ज्वाइन किया, लेकिन महिला की जिंदगी में एक ऐसा फेज आया कि उनको फैमिली ग्रो करी, तो वो उन्होंने कंसीव किया, तो उनको ब्रेक आ गया कि वो अब जॉब जाए ना जाए, छुट्टी ले। पुरुष की जिंदगी में तो ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। तो इक्विटी का मतलब क्या है कि सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दिया कि आप अपनी फैमिली भी ग्रो करिए, आप काम भी कर सकते हैं और आप इन बेनिफिट्स के तहत आराम कीजिए, अपनी फैमिली संभालिए, एंड देन यू कम बैक टू वर्क। ये एक एग्जाम्पल है इक्विटी का। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये एक एग्जाम्पल है इक्विटी का। ये कैसे एग्जाम्पल है, तो मैं पहले से स्टार्ट करूंगी। जब फीमेल्स ने नया नया काम करना शुरू किया था तो बस चलती थी, है ना, आप बस में आते थे, ट्रैवल करते थे सब। तो पहले एक फीमेल दिख जाती थी बस में तो ये होता था, बताओ, सब घूरते थे एक फीमेल को। फिर 10-15 साल बाद ये हो गया कि 70-30, 40-50 रेशियो ऐसा फीमेल्स आने लगे। फिर हम देखते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, कितनी फीमेल्स लड़कियां बस में ट्रैवल करती हैं, वो नॉर्मल हो गया। पहले सीट के साथ भी बैठ जाते थे तो या तो आदमी जल्दी से खड़े हो जाते थे कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि आदत नहीं थी उस चीज़ को बेयर करने की। तो ऐसे ही जब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में फीमेल्स ने आना शुरू किया तो कई ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन अराइज हुई जो पुरुषों को तो लगता था कि अनकंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फीमेल को अनकंफर्टेबल फील होता था और वो बातें बताई, शेयर नहीं करी जा सकती थी। ना अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को बताते थे, ना कंपनीज में फॉर एग्जांपल, ना आप अपने मैनेजर को बता सकते, क्योंकि वो कहते थे अरे ये तो बला है, इसको तो निकाल दो, मतलब जॉब से ही निकाल दो, ये तो और यहाँ पे उल्टी सीधी बातें बनाती है। तो एक ऐसा था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जबरदस्ती टॉलरेट की जाती थी। कई ऐसे सिचुएशन हुए कि ये छोटी छोटी एक्टिविटी इतनी बड़ी बन गई कि ऐसे लैंडमार्क केसेस आए जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस पास की कि ये तो मैंडेटरी प्रोविजन है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपके घर में अगर कोई मेड भी आ रही है तो वो भी इसमें कवर हो। आप कहीं भी जा रहे हैं जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो कवर हो, चाहे वहाँ 100% मेल क्यों ना हो, वहाँ पर भी ये प्रोविजन लागू हो। कई ऐसी गाइडलाइन आई, बट गाइडलाइंस आती हैं और चली जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2013 में ये एक्ट आया, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो पुरुषों के लिए ये एक्ट जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही कोई रेवोल्यूशन होता है ना, कुछ अच्छी चीज़ आती है, उसके साथ साथ बुराइयाँ साथ आने लग जाती हैं। तो कई ऐसे फेक केसेस भी आए जहाँ पर अनइंटेंशनली किसी ने कुछ छोटी सी कोई ऐसी इवेंट हो गया, या फिर अपने राइट्स को मिसयूज करने के लिए फीमेल्स ने गलत एलिगेशंस लगाए। तो आप लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये ऐसे प्रोविजंस और एक्ट हैं जिसमें हम भी फंस सकते हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव आवर हैंड्स क्लीन। तो दोनों पर्सपेक्टिव मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। So
starting with the session. This is one short poem which I am very much inspired from. देखिए, मैं यहाँ पर पहले ही एक declaration दे दूँ, I am not a feminist और ना मैं feminism की बात करूँ. I will talk of what is practicality और जो practical situation as a female face करती हैं या male भी practical situation जो face करते हैं हम उसकी बात करेंगे. So it is not about lecture, it is more like a training session जो शायद आप आगे अपनी भी generation को दे सकें और जब तक आपकी employment है तब तक और ना आप अपने employment phase में sector में हैं भी या नहीं कहीं भी हैं तो ये आपको ध्यान रहेगा. So defined by no man, you are your own story, gazing through the world, turning history into her story. And when they dare to tell you about all the things you cannot be, you smile and tell them, I am both poor and good, and you cannot stop me. इसके पीछे ये मैंने क्यों पोएम ऐड की कविता ऐड की यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगी. हम इसके बारे में क्यों सीरियस हैं ये मैंने अभी डिस्कस किया. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान आया इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 और जिसमें ये कहा गया कि चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर कास्ट सेक्स रिलीजन क्रीड आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं सभी इस देश में सामान्य हैं बी इट अ मेल और अ फीमेल. ऐसे ही आर्टिकल 19 आया कि आपको फ्रीडम है स्पीच का जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है लेकिन विद सम लिमिटेशंस. आपको स्वतंत्र हो आप अपनी बात रखने के लिए आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आप अपने बात रख सकते हैं फ्रीडम से विदाउट एनी प्रेशर. स्पेसिफिकली अब हम इस एक्ट की बात करें तो एज अ फीमेल आपको कोई प्रेशर नहीं है कि बीइंग अ फीमेल दैट यू शुड स्टेप बैक यू कैन नॉट स्पीक ऑफ व्हाट यू आर फेसिंग. फिर आर्टिकल 21 आया कि आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी. पर्सनल लिबर्टी कैसे इन्फ्रिंज होती है कि आप कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही मैं हरासमेंट फेस कर रही हूँ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय सुपरवाइजर्स और हेड्स तो आपका काम करने का तरीका रुक जाता है. आप डरने लगोगे जॉब में जाने से आप डरने लगोगे आप कंफर्टेबल फील नहीं होगे. तो उसके लिए हमारे संविधान में ये फंडामेंटल राइट है व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड. अब मैं आपको बात कर रही थी वो कविता मैंने क्यों डाली और ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा केस इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया हमारे देश में. अवरी देवी केस हुआ था व्हिच इज आल्सो कॉल्ड विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. तो देयर वाज वन फीमेल वो एक बहुत बड़ी सोशल कॉज के लिए अपनी लाइफ उन्होंने वहां राजस्थान में लगाई हुई थी. वो चाइल्ड मैरिज को रोकती थी और एक गांव में जब लगातार उन्होंने चाइल्ड मैरिज रोकी तो उस गांव के इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे उन्होंने उनका ब्रूटल रेप किया और ताकि वो ये एक्टिविटी ना कर पाए उनको दबाने के लिए. और ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल गाइडलाइंस पास की कि किस तरीके से एक फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की फ्रीडम मिले पर्सनल लिबर्टी मिले कि वो हमारा फंडामेंटल राइट. जब ये केस हुआ तो गाइडलाइंस तो आ गई लेकिन गाइडलाइंस आती है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती क्योंकि गाइडलाइंस इज नॉट अ डायरेक्शन कि आपको एप्लीकेबल करना ही होगा. इससे रिलेटेड कोई एक्ट ही नहीं था. 2013 में आप सभी को ध्यान होगा एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ निर्भया रेप केस. जब वो इंसिडेंट हुआ तब हमारा ये एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये इम्प्लीमेंट हुआ और इसमें ये ध्यान रखा गया कि जो गाइडलाइंस है विशाखा वर्सेस स्टेट की वो तो आए ही आए और समय के हिसाब से जो परिवर्तन हुए उन चीजों को भी ऐड किया गया. जैसे सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है, रेप की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई और इलैबोरेट की गई. वॉयरिज्म स्टॉकिंग मतलब आपको कोई पीछा कर रहा हो पहले कितना होता था कि लड़कियों का पीछा होता था खाली एरिया में सुनसान एरिया में नहीं जा पाती थी. स्टॉकिंग वॉयरिज्म की आपको ध्यान होगा जैसे आप वॉशरूम्स में चेंज करते थे क्लोथ्स जब आप परचेज करने जाते थे तो वहाँ कैमरा हिडन कैमरा होते थे. वो क्राइम नहीं था वो ऑफेंस नहीं था. आफ्टर 2013 ये सारे अमेंडमेंट आईपीसी में हुए इंडियन पीनल कोड
पहले सिर्फ एक आउटरीच ऑफ वुमेन मॉडेस्टी सेक्शन था, उसके अलावा कोई और सेक्शन था ही नहीं, क्योंकि लॉ तब आता है जब अति हो जाती है समाज में, और जब इतने केसेस देखे गए तब ये लैंडमार्क केसेस के थ्रू ये चेंजेस आए कि आपके बीच प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 9 दिसंबर 2013 इम्प्लीमेंट हुआ। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये वैसे हर जगह, हर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां पर भी कोई भी फीमेल या मेल काम करने जाते हैं, वहां पर चाहे कोई आपकी दुकान क्यों ना हो, आप प्राइवेट बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपके घर में कोई मेल क्यों ना आती हो, सब जगह पर ये इम्प्लीमेंट होता है पॉश एक्ट। लेकिन हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसको प्रिसाइज करने के लिए यूजीसी ने University Grant Commission Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Education Institution Regulation 2015 इम्प्लीमेंट किया। तो जब भी हम इस एक्ट को देखते हैं 2013 एक्ट टू बी रेड विल, हम साथ में इसके पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन सब के लिए अलग अलग प्रोविजन और अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो यूजीसी रेगुलेशन 2015 के ध्यान में रखकर हम पॉश एक्ट को समझते हैं। अब कौन ऐसी फीमेल है जो कंप्लेन लेकर हमारे साथ आती है, वो मैंने आपको समझाया। कोई भी ऐसी फीमेल जो विमेन है और बाहर काम करने जा रही है, तो वो इस डेफिनेशन के अंदर फॉल होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, हमें सबसे पहले इसको समझना होगा। ये आईपीसी में भी डिफाइन है, 2013 की रेगुलेशन पॉश एक्ट में भी डिफाइन है, और यूजीसी के रेगुलेशंस में भी डिफाइंड है। अब इसके 5 कंटेंट्स हैं, अगर हम समझें तो कोई भी ऐसा जेस्चर, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा अनवेलकम एक्ट जो डायरेक्टली हो और इनडायरेक्टली हो और आपको एज अ फीमेल अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसमें क्या क्या ऐसा 5 चीजें हैं जो इंक्लूड होती है। आपसे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांटेजेस लेने के लिए आपको बोले, या आपसे रिक्वेस्ट करे सेक्सुअल फेवर्स की, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ऐसे टिप्पणी करे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपको ऐसी अभद्र फोटो वीडियो दिखाए जो उसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं है, या कोई वर्बल नॉन वर्बल ऐसे कंडक्ट करे जिसकी सेक्सुअल नेचर हो, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट है। ध्यान में हमें ये रखना है, ये पार्ट है, लेकिन इसमें फीमेल का कंसेंट नहीं होना चाहिए। मतलब वो इन सब चीजों में डिनाई कर रही है कि मुझे ये सारी चीजें नहीं देखनी, या मेरे को ये चीजें पसंद नहीं है, आप डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, ये तभी सेक्सुअल हरासमेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट 5 के अलावा अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई है तो वो कंसेंट है। बिना कंसेंट के आपके साथ कोई भी 5 में से कुछ भी करने की कोशिश करता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में फॉल होगा। अब हम डिफाइन करते हैं कि कैंपस क्या है। तो कैंपस कई बार यही नहीं होता कि जो प्रीमाइसेस है अपने हमारे कॉलेज यूनिट है जहाँ पर सिर्फ वही है। आप अगर ऐसा होता है ना, बच्चे यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए भी बहुत ज्यादा इकट्ठा होते हैं कि एक चाय हब है, हमारे कॉलेज के मोस्टली बच्चे जाते हैं, तो वो भी कैंपस का पार्ट माना जाए। अगर कोई हॉस्टल में स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो भी कैंपस का पार्ट है। पार्किंग एरिया भी है, स्टेडियम भी है, डाइनिंग हॉल्स भी हैं। तो कैंपस की डेफिनेशन अब बहुत वाइड हो गई है, स्पेशली आफ्टर कोविड। ऑनलाइन अगर आपकी क्लासेस हो रही है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहां पर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो वो भी कैंपस की डेफिनेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं और हम उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अब इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्सुअल हरासमेंट। आपको धमकी मिलती है, ऐसे कंडक्ट्स हैं जिसमें आपको प्रेशर क्रिएट करा जाता है कि आप ये करोगे ये तब हम आपको फेवर देंगे। आपसे अनवांटेडली जो आप एडवांटेजेस लेने की कोशिश की जाती है, चाहे वो फेवर्स ही नहीं, आपको ऐसा भी फील होता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं किसी एक्ट से
इररिस्पेक्टिव, देखिए मजाक एक हटके है, आप एज अ कलीग, आप एज अ फैमिली मेंबर, आप एक जगह पर आते हैं, घर से ज्यादा समय आप यहाँ बिताते हैं, तो एक परिवार ही हो जाता है। मजाक हर कोई करता है, लेकिन उस मजाक को अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप बता दीजिए, सो दैट द पर्सन स्टॉप्स देयर। हर किसी को नहीं पता होता कि आपको कितना टॉलरेट हो पाता है। ये बहुत छोटी शुरुआत होती है, चीजें बढ़ने से पहले उसको रोके। तो ऑल्सो फीमेल के ऊपर ये जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीजें ना ग्रो हो, आप वहीं पर उनको रोक दें। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मैं बात कर रही थी, वर्बल, नॉन वर्बल और फिजिकल। वर्बल पे तो आप बात करते हैं, जैसे ऑफेंसिव जोक्स आप क्रैक कर रहे हैं विच इज ऑफ सेक्सुअल नेचर। अब बीइंग अ फीमेल आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप तुरंत बता दीजिए कि मेरे सामने ऐसी बातें ना करो, मुझे टच करके आप बात ना करें, मुझे नहीं पसंद। और आप अगर अपॉर्चुनिटी देते जाएंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो अनअवॉइडेबल होगी, क्योंकि आपने वहीं नहीं रोका जहाँ रोकना चाहिए। ऐसी नॉन वर्बल में क्या आता है कि आप कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, अरे देख व्हाट्सएप पर मुझे ये भेज आएगी, मैं देखी क्या, which is of sexual nature and you are not at all interested in watching it, तो आप तुरंत रोकिए कि भाई मुझे नहीं अच्छा लगता। आपको घूर रहा है कोई, आप पर जेस्चर्स पास कर रहा है, ठीक है, ये सब नॉन वर्बल का पार्ट है। फिजिकल में टचिंग है, आपसे बिना पूछे कोई आपको अननेसेसरली टच कर रहा है, पिंच कर रहा है, बैट कर रहा है, या फिर ऐसी कोई इंटरफेरेंस कर रहा है जो नॉर्मल वर्क से हटके है, तो वो टाइप्स हो गई सेक्सुअल हरासमेंट की। ये और डिटेल में मैंने बताया है, एक्ट में सिर्फ वही 5 इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ डिस्कस हुए थे वही है, बट किस किस तरीके से हो सकती है एज आप बाहर आते हैं, काम करते हैं, तो क्या क्या फेस कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये 3 डिविजन किए हैं। तो कई बार ये आता है कि ये तो एक मजाक कर रहा था, कोई नहीं, मजाक में बात हो गई, तो हार्मलेस फ्लर्टिंग सबसे बड़ा तो यही होता है कि अरे हम तो मजाक मजाक में बात कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट पास किया। कई बार एक होता है आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, तो इट इज सच अ नाइस कमेंट, यू नो, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आप उसको सेक्सुअल नेचर नहीं मान सकते। बट अगर कोई आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करे, आप सभी मैच्योर हैं और आप सब समझते होंगे अभद्र भाषा का मतलब क्या है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट है। अब ये इमेज है, तो आप बताएंगे कि ये इज दिस सेक्सुअल हरासमेंट और नॉट? वो तो आप इमेज देखिए, आप बताइए। पता है, आपको पता है? बताइए। अब इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक, आपको बैट किया, आपको पसंद नहीं आया और आपने बोल दिया कि आई एम नॉट लाइकिंग इट, स्टॉप देयर। यू कैन कम टू आईसीसी विद दैट कि भाई उन्होंने मेरे को बैट किया था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करो। नहीं, आप उनको रोकिए कि भाई आई एम नॉट लाइकिंग दिस, और आप ध्यान करें कि आगे से ये ना करें। तो वो अगर रिपीटेड इंसिडेंट होने लगते हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट का वो पार्ट बन जाते हैं। लेकिन एक बार किया, मुझे नहीं पसंद आया, आपको वही रोकना है। तो एक ये भी ध्यान रखना है कि आपको कितनी, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स भी समझा सकती हूँ जो आप टीचिंग प्रोफेशन में है। बहुत अच्छा ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल था, साथ में उठते बैठते थे, बस कोई बात बुरी लग गई और इतना बड़ा केस क्रिएट हो गया कि टर्मिनेट करना पड़ गया इनको। तो इट इज बेटर टू यू नो स्टार्टिंग में ही आप स्टॉप कर दीजिए। आप वो ऑफेंसिव जोक्स भी क्रैक करते थे, तब तक सब ठीक था, लेकिन कोई एक बात लड़ाई हो गई और आपस में कम बनना शुरू हो गया तो इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया कि हमें टर्मिनेशन की एक डिसीजन। तो इट इज बेटर टू स्टॉप थिंग्स इन स्टार्टिंग। अगला क्वेश्चन है, a person in college often displays inappropriate content on his mobile and invite you to watch it regardless your resistance multiple times. Is this a sexual harassment? मतलब कोई भी आपके कॉलेज में एक पर्सन है, वो आपको इनअप्रोप्रिएट फोटोज कंटेंट दिखा रहा है मोबाइल पर, आपने कई बार मना भी कर दिया कि भाई मुझे नहीं देखना है, तो क्या ये सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं? इधर वाले तो बस गुड बॉय की तरह उधर देखे जाते हैं। और क्लियर, आपको
ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है और क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो केस आता है, हमें तो फर्स्ट गो में समझ में आ जाता है ये क्या है नहीं, हम तो लिख देंगे डजंट फॉल अंडर आवर परमिशन। लेकिन आपको कितनी ह्यूमिलिएशन के थ्रू गुजरना, ह्यूमिलिएशन की टेंशन हो जाती है कि आप कोई भी कंप्लेंट कर रहे हो तो आपका मन परेशान होता है। तो फेक कंप्लेंट्स और बिना बात की बातें ना आए वो बेहतर है। अब कुछ फर्दर एग्जांपल्स है, जैसे कि जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाएगी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे देंगे हम सेक्सुअल फेवर्स के लिए, तो वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का पार्ट। आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप हमें सेक्सुअल फेवर दो, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का पार्ट है। ऐसे थ्रेट देना कि आपका स्टेटस जो है वो खराब कर देंगे, ये चीज लीक कर देंगे, आप बदले में हमें सेक्सुअल फेवर दीजिए, वो भी है। ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना आसपास अपने जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील हो, वो भी है। आपकी हेल्थ, सेफ्टी, डिग्निटी, ये सब अगर खतरे में है और आपको ह्यूमिलिएशन फील होती है, आपकी बॉडी को लेकर, आपके कंडक्ट को लेकर कोई इस तरह की आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ये एक सर्वे था जिसमें पता लगा कि 5 में से 1 महिलाएं कॉलेजेस में सेक्सुअल असॉल्ट फेस करती है। कॉलेजेस में, इट इज नॉट अबाउट अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तभी हम लोग आज बैठ के ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो नहीं करी जाती मोस्टली। आईसीसी बनी हुई है जैसा मैम ने बताया, और उसमें 50% फीमेल होनी मैंडेटरी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सीनियर मोस्ट फीमेल होती है, स्टूडेंट्स रहते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है, और एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। अब हमें आईसीसी में आना है या कंप्लेंट करनी है, ये तो मैंने बता दिया आपको क्या प्रोविजन है, आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कैसे आ सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, आप कैसे एप्लीकेशन हमें दे सकते हैं। जो भी आईसीसी के मेंबर्स हैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ या मैम है या और भी जितने भी, आपकी वेबसाइट पर होंगी, वेबसाइट से आप नाम नंबर ले सकते हैं, ईमेल आईडी की है हमारी। आप वहां पर कंप्लेंट उनको वर्बली भी बता सकते हैं, रिटन में भी बता सकते हैं। आईसीसी मेंबर्स आपकी हेल्प करेंगे उस कंप्लेंट को लिखने में, और ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी कंप्लेनेंट है उनकी आइडेंटिटी भी ना हो, और सेम जिनके अगेंस्ट आई है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। बशर्ते ये उन्होंने नहीं किया तो किसी को भी नहीं पता लगेगा, और उनके खिलाफ एक्शन हो गया तो सबको पता लगेगा। तो कंप्लेंट रिसीव होती है। अब समझना ये है, जैसा मैम ने बोला था, इट इज अ सेमी जुडिशियल बॉडी। तो सेमी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या है, हमें ये समझना होगा। हमारा पूरा प्रोसेस जुडिशियरी की फॉर्म में जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई केस आया, कंप्लेंट आई, तो वो हमारे पास एक केस आया है, उसमें हम जिसके अगेंस्ट आए हैं उनको कॉपी सेंड करते हैं और कहते हैं कि आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है, आप अपना जवाब अलोंग विद अपने विटनेसेस की लिस्ट भेजें। क्योंकि कोई ऐसी चीज हो रही है तो कुछ तो लोगों को कुछ व्यवहार में बदलाव होगा, कुछ पता होगा। आप ऐसे नहीं है, आप कहेंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं, मेरे अगेंस्ट तो ये फेक बात हो रही है, मैं तो उधर क्लास में गया हुआ था। फीमेल्स बताएंगे इन्होंने ऐसा किया, इस रूम में किया, यहाँ किया, इन्होंने देखा, या वहाँ कैमरा लगा हुआ था। तो हम लिस्ट ऑफ विटनेसेस मांगते हैं सबको। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 महीने का होता है, तो ऐसा नहीं है कि सालों साल चलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर हमें डिसाइड करना होता है कि ये कंप्लेंट पर हमें क्या एक्शन लेना है, ये कितनी सच्चाई है। जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस आ जाती है तो हम उन सबको बुलाते हैं, जितने भी विटनेस होते हैं सबकी स्टेटमेंट्स होती हैं। दोनों कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट, मतलब जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है, उनको बुलाया जाता है, उनकी स्टेटमेंट होती है। प्लस अगर आईसीसी को लगता है कि हम और भी कुछ एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे कि हमें उस इंस्टीट्यूशन के और लोगों को एग्जामिन करना है, सीसीटीवी कैमरास चेक करने हैं, हमें उस दिन के रिकॉर्ड्स निकालना है, तो हम अपने पावर के हिसाब से वो भी एविडेंस के तौर पर चीजें ले सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट आई और एक्शन हो गया। और खासकर मैं तो जहाँ आईसीसी में होती हूँ, मैं ये ध्यान रखती हूँ कि कंप्लेंट आए तो तुरंत एक्शन नहीं लेना अनटिल एंड अनलेस हम इतनी वो सीरियस कंप्लेंट हो कि फीमेल का आना दुर्बर हो जाए।
वो नहीं आ पा रही है और उसको खतरा है, तभी हम कोई एक्सट्रीम एक्शन लेते हैं, वरना हम पहले पूरी कंप्लेंट को प्रोसेस करते हैं, उसकी सच्चाई जानते हैं, तभी किसी भी मेल के अगेंस्ट एक सीवियर एक्शन होता है। एक्शन क्या क्या हो सकता है? आप सस्पेंशन, टर्मिनेशन, आपके बेनिफिट्स रुक सकते हैं, आपके प्रमोशंस रुक सकती हैं, आपके गुड बुक्स या ACR होती होगी CR, वो खराब हो सकती है, उसमें आपके मार्क आ सकता है। तो बहुत एक्सट्रीम एक्शन से लेकर माइनर एक्शन, फाइन भी लग सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस 2015 के रेगुलेशंस में और पॉश एक्ट में टू बी रेड विद 2013 एक्ट, ये सारे प्रोविजंस है। साथ में ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई फेक कंप्लेंट आती है तो सिमिलर एक्शन फीमेल के अगेंस्ट हो। मतलब आप ये मान के चलिए कि फेक कंप्लेंट, अभी लॉ में कई जगह ऐसे प्रोविजन है कि कुछ महिलाएं जैसे कि दहेज प्रथा का, डाउरी सेक्शंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज कर रही है। तो पहले क्या होता था कि तुरंत अरेस्ट हो जाता था अगर एक फीमेल ने कंप्लेंट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तरीका नहीं है कि तुम पूरा परिवार, सास ससुर जमाई जेठ जो भी मिल रहा है सबको अरेस्ट कर रहे हो। तो पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर उसमें वो लोग कल्प्रिट है तो अरेस्ट होगा या बाकी प्रोसीजर होगा। सिमिलर यहाँ पर क्योंकि नया एक्ट बना, ये ध्यान में रखा गया कि कई कंप्लेंट्स फेक भी आई, क्योंकि अच्छाई के साथ ये बुराइयां भी आती हैं। कई फीमेल्स होती हैं आउट ऑफ ईगो, एग्रेशन, एंगर फेक कंप्लेंट्स फाइल करती हैं। किसी की जिंदगी और किसी का परिवार खराब ना हो, उसको ध्यान में रखने के लिए फीमेल्स के अगेंस्ट भी हम सिमिलर एक्शंस ले सकते हैं, इतनी हमारी पावर है। ICC रिकमेंडेशन पास करती है, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहाँ गवर्निंग बॉडी होती है या प्रिंसिपल होते हैं या जो भी टीम होती है, वो डिसाइड करती है कि इस रिकमेंडेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। वो पूरे केस के थ्रू जाते हैं और वो देखते हैं, तो वो रिकमेंडेशन एप्लीकेबल हो जाती है और डायरेक्शन गवर्निंग बॉडी लेती है। ये पूरा प्रोसेस है। अब सेमी जुडिशियल प्रोसेस होता है ना, तो इससे बचना मुश्किल है, क्योंकि आप इतने फेक एविडेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते अनलेस यू आर अ हार्डकोर क्रिमिनल। आपको पता हो कि क्राइम कैसे होता है तभी आप कर सकते हैं, वरना आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप इतने एविडेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। एंड व्हेन यू आर वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन, आपकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, आप कहाँ पहले आपका क्या बिहेवियर था, दोनों की मेल की भी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, क्या बिहेवियर था, ऐसी कई पहले भी कोई बैकग्राउंड में चीजें हुई हैं, और हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो आप करेंगे। तो सारे एविडेंसेस को ध्यान में रखकर डिसीजन होता है, और वो 3 महीने के अंदर अंदर हमें कंप्लीट करना है। दिस इज मैंडेटरी फॉर सम। ये पूरा ICC का काम रहता है। और किसी को भी कंप्लेन करनी हो, वो डायरेक्टली किसी ICC मेंबर से वेबसाइट पे मेल ID है, वहां पर हमें लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल ये ऐसे रहा जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं वो सिर्फ ICC के मेंबर्स के पास मीटिंग के लिए जाते हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हैं। कई ऑफिस में हम सबमिट नहीं कर सकते। जो भी काम होता है वो सील्ड एनवेलप में होता है, ताकि नाम किसी का बाहर ना आए। तो हम ये सारे प्रिकॉशंस लेकर काम करते हैं। ये पूरी ICC का रोल है। तो स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मैंने बता ही दिया कि आप कॉलेज के मैसेज में बता सकते हैं। सिमिलरली विद स्टूडेंट्स एज वेल, आपको कोई स्टूडेंट अप्रोच करता है, कोई फीमेल अप्रोच करती है कि ये कंप्लेंट है, तो आप ICC के मेंबर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये स्टूडेंट है, इनकी ये इंफॉर्मेशन है और ये कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो हम उनकी मदद करते हैं उसको रिटन डाउन करने में, और फिर हम उसको कॉग्निजेंस लेते हैं। कई ऐसे भी चीजें होती हैं, जैसे आपको लेट तक काम करने के लिए रुकना पड़ता है, 8 बजे तक, 9 बजे तक,
आपको आपके फंक्शंस आ रहे हैं, कोई एनुअल फंक्शन है, कुछ फेस्ट है, कुछ भी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का पार्ट ही है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। काम कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन में ओवर टाइम देना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरी तो हरासमेंट होती है। तो बी वेरी क्लियर, जैसे घर में हमारी फैमिली होती है, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली बढ़ती है आगे, तो अपने बच्चों पर एज ए इंडियन पेरेंट हमारा अधिकार होता है कि हम उनको एक थप्पड़ भी मार दें तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रोज उनको कूटे और पीटे तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसमें डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन क्या है, इसका क्या मोटिव है, और इस मोटिव को तरीके से और सही ढंग से हम इम्प्लीमेंट करें, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स भी आप पर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत क्लोज हो जाते हैं, और ये सिर्फ आसपास आपके एम्प्लॉयज के साथ भी नहीं है, आप फीमेल स्टूडेंट्स के साथ भी अगर कोई मेल एम्प्लॉय करने की कोई भी ऐसी हरकत कोशिश करता है, तो वो भी इस वर्ग में है। जो स्टाफ के केसेस होते हैं, फीमेल स्टाफ और मेल स्टाफ में, उसमें स्टूडेंट्स नहीं होते हैं आईसीसी का पार्ट, लेकिन जिसमें स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट है, चाहे एक ही तरफ से है, या तो कंप्लेनेंट स्टूडेंट है या उसने किया वो स्टूडेंट है, तब स्टूडेंट मैंडेट। तो स्टाफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो 3 स्टूडेंट्स को आना मैंडेटरी नहीं है। कई बार ये भी इनसिक्योरिटी रहती है कि बच्चों के बीच बात चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। 2015 रेगुलेशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, कोई भी स्टूडेंट अगर ये स्टूडेंट कंप्लेंट नहीं है तो स्टूडेंट उसका पार्ट नहीं, और एक भी अगर स्टूडेंट है या तो कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट, तो स्टूडेंट मैंडेटरी है, उनके बिना हम कोई भी रिकमेंडेशन पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये सब मैंने आपको बताया। आपको कोई सवाल है, कुछ क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। फिर मैं पूछने लग जाऊंगी। पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कुछ भी? मेरे अंदाज से सभी ऑफिस में पूरे बोर्ड लगे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडीज, तीनों सेंटर्स में मेरे अंदाज से हमने लगवा रखे हैं। हाँ, जैसे आईसीसी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद फर्दर तो हम उसको जानते हैं। हाँ, तो अगर आईसीसी मतलब सैटिस्फाइड, मतलब कि आईसीसी ने रिकमेंडेशन दी कि केस का कंक्लूजन किया, केस खत्म हो गया हमारी तरफ से, जीबी ने डिसीजन ले लिया। अब एक पार्टी को लगता है कि भाई मेरे अगेंस्ट हो गया या मेरे फेवर में नहीं आया, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, दिल्ली हाई कोर्ट में डायरेक्टली जाता है ये केस, और इतना समय नहीं लगता है, जल्दी जल्दी वाइंड अप होता है। नहीं, हाँ ऑब्वियसली 3 महीने का जैसे हम लोगों ने किया, तो आपको विद इन एन ईयर आपको हाई कोर्ट मूव करना होगा, रीजनेबल टाइम में आपको जाना होगा। वहाँ पर तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो तो देखते ही समझ जाते हैं कि क्या गड़बड़ है। मतलब आप ये मान के चलिए कि एवरी डे इन हाई कोर्ट आई हैव दोस केसेस, और हर दिन मैं कम से कम एक कोर्ट में 20 केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के देखती हूँ, मेरे अलावा जो लोग अपेयर हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारे कई बार ईगो भी होती है, कई बार सीरियस भी होते हैं, तो वो जो भी आईसीसी का डिसीजन होता है उसके बाद जिसके भी अगेंस्ट में आता है वो कोशिश करता है कि भाई मेरे अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ना हो जाए, तो वो आगे जाते हैं। जिसके फेवर में नहीं आता वो कहते हैं मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैं भी जा सकती हूँ। जाते हैं लोग, कई बार क्या होता है कि एमिकेबली किसी ने अपॉलॉजी दे दी कि भाई मेरे को ऐसा इंटेंशन नहीं था, और मेरा ये सोचना नहीं था, मेरा ये मानना नहीं था, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। कई बार बहुत छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं जो इग्नोरेबल भी हैं, मतलब आप अपॉलॉजी दे दो और आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये इतना मेजर नहीं कुछ हुआ और मैंने इंटेंशंस के साथ नहीं किया, गलती से कोई बात होगी, तो हम अपॉलॉजी भी प्रेजेंट करते हैं कंप्लेनेंट को और वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो केस वहीं खत्म हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं। Anyone else? कोई और सवाल? मतलब सबको समझ आ गया सब कुछ? हाँ, आज का सेशन आपको यूजफुल लगा ना? काफ़ी अवेयरनेस हो गई होगी। अब तो यही हम चाह रहे थे कि इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी थी, तो उसके लिए हम करना चाह रहे थे कोशिश की सबको अवेयर
करा जाए। एंड नियति जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाया है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट रह गया तो हमारी ये वेबसाइट जो है, आनंद जरा इसको चला के दिखा दीजिए एरो से, इसमें सारे डिटेल्स हैं। पांडे जी ये देखिए बुकलेट, आईसीसी के लिंक पर है ये। हाँ, हमारी वेबसाइट पर आईसीसी का जो लिंक है, टैब खोल दो अलग अलग, उसमें इसके सारे डिटेल्स हैं। पहला टैब है पॉलिसी का, पूरा पॉलिसी क्या है वो दिया हुआ है। देन नेक्स्ट टैब इज इसके मेंबर्स कौन हैं, मेंबर्स, ये पूरा लिस्ट आ आगे। जाएगा। हाँ, मेंबर्स देखिए, इसका यूनिवर्सिटी मैंडेट आप चला दीजिए वेबसाइट सर। ये सारी डेफिनेशंस भी हैं यहाँ पर। हमारी ईमेल सब इसमें दी है, आप हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर हमारी आईसीसी की जो ईमेल है उस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर समझाया गया है, कैसे आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो हमने ये सारे एक्ट जो नियति जी ने आपको बताया अभी, 2013, 2016 की गाइडलाइन, उसकी हैंडबुक, ये सब हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसमें आप जाकर देख सकते हैं। और अदरवाइज ये एक बुकलेट है सुनील के पास, नीचे आप सुनील से लेकर इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह की एक बुकलेट हमने बना रखी है, इसको लेकर आप पढ़ सकते हैं। सारे हमारे नोटिसेस भी हैं और ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप कंप्लेंट लिख सकते हैं। सो यू कैन टेक अ लुक एनी टाइम एट दिस वेबसाइट, और आपको अगर कोई डाउट्स हो तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर ऑलवेज प्रेजेंट, आप हमें अप्रोच करिए, हमसे भी आप बात करके अपने समाधान ढूंढ सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए अभी चाय इधर उधर घूम रही है तो फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। स्नैक्स और चाय सब लेकर, लेकिन हम फिर भी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है जो आप उसके लिए क्लैरिटी चाहते हैं तो आप नियति जी से यहाँ पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, मैं भी बता सकती हूँ। जैसे हम इंटरनेट होते हैं, जब बच्चों में कोई इंटरनेट होता है ना, तो उसमें भी ऐसी कई चीजें ऐसी आती है गलत चीजें, तो इसके लिए कोई नहीं है। सर साइबर सेल है हमारे यूनियन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, पूरी वेबसाइट है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप नेट भी खोलते हैं तो आप वहाँ पर रिपोर्ट का बटन है कि हमें ऐसा कंटेंट नहीं देखना है, तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट करिए। और बच्चों के लिए तो चाइल्ड लॉक का सबसे, देखिए ये चीज़ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब कंटेंट इतना ज़्यादा आने लग गया है ऑनलाइन कि आपको बहुत रेगुलेट करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पेरेंट लॉक करके हर ऐप पर एक प्रोविज़न आ गया है ताकि आप 16+ का कंटेंट ना दिखाएं या 13+ का कंटेंट ना दिखाएं। रेट भी सेट हो गए हैं, ए ग्रेड मूवीज़ हैं, 13+ हैं, 16+ हैं, 18+ हैं। तो वो कंटेंट के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये मूवी चल रही है, ये किस एज ग्रुप की है, या हमें देखनी है या नहीं देखनी। तो बच्चे भी कई बार ओपन करते हैं, गलत लिंक क्लिक हो जाता है, आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं उसको, वहाँ प्रोविज़न है। और आईपी एड्रेस भी ट्रैक होता है। साइबर क्राइम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इन चीज़ों में। कई बार फेक आईडी बनाकर आप लोगों के पास फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अलग अलग फ़ोटोज़ आ जाती हैं। और ख़ासकर अब तो ध्यान रखिए, एक नया प्रोविज़न शुरू हो गया है ब्लैकमेलिंग का। हाँ, आपने देखा होगा कई जगह पैम्फलेट्स लग रहे हैं यहाँ कैंपस के आसपास ही, लोन लें विदाउट इंटरेस्ट। वो क्या कर रहे हैं, आपसे लोन आप अप्लाई करते हो, वो आपको पैसे दे देते हैं, आप उनका लोन उतार देते हैं, फिर वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ले लेते हैं, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सब कुछ आ गया, पैन कार्ड। फिर वो आपकी फ़ोटोज़ एडिट करके उनको गलत डेवलप करके आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आप और पैसे दीजिए। ऐसी एक ही केस में, और ये पूरा चाइना से चला था। आई हैड अ क्लाइंट जो चाइना
ने वी-चैट पर इंडियन लड़कों को जिन्होंने चाइनीज़ सीखी हुई थी उनको हायर किया और यहाँ पर उनको पूरा ओपन कर दिया, कम से कम 250-300 लोगों की हायरिंग की और ऐसा पूरा ग्रुप चलाया। और जब यहाँ पता लगा 156 पूरे देश से FIR हुई, तब जाके पता लगा कि इतना बड़े स्केल पर ये हो रहा है और वो ध्यान में आए तो 200 करोड़ का मामला हो चुका था ऑलरेडी। आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे, अभी लास्ट वीक ही एक सिमिलर इंसिडेंट चाइना का आया है जिसमें ब्लैकमेलिंग हुई है। तो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि आप किसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कहाँ वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। कोई भी इस देश में ऐसा इतना फिलैंथ्रोप नहीं है कि आपको लोन दे देगा बिना इंटरेस्ट के, और वो भी आपका जानकार नहीं। तो ये ध्यान रखिए, सही सोर्सेज, वेरीफाइड सोर्सेज पर क्लिक करिए। फ़ोन में अब इतनी प्रॉब्लम आ गई है, जैसे मेरे फादर हैं, ही इज़ नॉट वेरी टेक सेवी, तो वो भी कुछ लिंक क्लिक करते रहते हैं और फिर उनका फ़ोन हैक हो जाता है कई बार, मतलब हैंग हो गया, चल नहीं रहा। तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ नहीं, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन अब रखना शुरू करिए। क्योंकि आप, और अगर कोई कुछ भी नहीं करता, इंस्टीट्यूशन में भी कहीं यूसेज नहीं है, तो आपका फ़ोन ही सबसे खतरनाक चीज़ है जो आपको कहीं भी ट्रैप करा सकता है। तो कोई भी मैसेज आता है, किसी पे भी क्लिक नहीं करना। कई बार मेल ऐसे आते हैं कि मेल आया, ऑफिस लिखा हुआ और वो वेबसाइट नहीं है अपने ऑफिस की, लेकिन ऑफिस से आया है। तो आप एक बार खोल के देखोगे, फिर आप कहोगे ऑफिस से क्या लिंक आया, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन में सारा डेटा आपका चला जाएगा। तो आप ध्यान रखिए किसके थ्रू आया है, हमें वो भी जानकारी हो। आप उसको ओपन ना करें, या ओपन कर रहे हैं तो लिंक पे क्लिक ना करें।